बच्चों 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नमाला 4.6 के प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। हमें समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करने का तात्पर्य हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का अस्तित्व तभी हो सकता है जब ए के सारणिक का मान शून्य न हो। चलिए हम ए के सारणिक का मान निकालते हैं। सबसे पहले ए चाहिए। ए क्या होता है? मैट्रिक्स चर राशियों के गुणांकों का। 5x का गुणांक y का गुणांक 2 पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में 7 और 3 आपका a मिल गया। x स्तंभ मैट्रिक्स होता है चर राशियों से बना हुआ x और y, जैसा कि हमने पढ़ा है। b किसको लेते हैं हम? अचर पदों से बना हुआ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। 4 और 5 अचर पद है, उनसे हमने बी मैट्रिक्स बना लिया। चलिए ए के सारणिक का मान देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 और माइनस कर देंगे 7 को 2 से गुणा करके, 7 गुणा 2 बराबर 1, जो कि नहीं है जीरो। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है और एक्स और वाई के अद्वितीय हल आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। निकाय आपका कैसा है? संगत। देखिए अब हम 5 का सेकंड प्राप्त करते हैं। 5 का सेकंड मतलब a11 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उपसारणिक निकालेंगे। सम स्थिति है 1 + 1 i + j की वैल्यू सम हो तो सम स्थिति, i + j की वैल्यू विषम हो तो विषम स्थिति। सम स्थिति में उपसारणिक और सेकंड बराबर होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। विषम स्थिति में उपसारणिक का चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड प्राप्त किया जाता है। ठीक है। 5 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद 3 उपसारणिक मिला और 3 ही क्या हो गया? सेकंड। ठीक है। अगला अवयव ये, इसका सेकंड लिखेंगे। ये इसको बोला जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 और 2 क्या हुए? 3 हुए। 3 विषम संख्या है। स्थिति कैसी हुई सेकंड की? विषम। उपसारणिक निकालेंगे, चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड लिख देंगे। देखिए 2 का उपसारणिक निकालने के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ा 2 का तो 7 मिला और 7 का चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो सेकंड मिल गया। आगे A21 ये भी विषम स्थिति है, यानी कि 7 का सेकंड लिखेंगे। कैसे निकालेंगे? उपसारणिक निकालेंगे। पहले कितना आया? 2 स्तंभ और पंक्ति छोड़ने से और -2 हो गया सेकंड। इसी भांति A22 सम स्थिति है। उपसारणिक और सेकंड बराबर होंगे किसके? इस 3 के। पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद 5 मिला, 5 ही क्या हो गया? सेकंड। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंडों से बने मैट्रिक्स का क्या? ट्रांसपोज। ठीक है। 3 -7 -2 एंड 5 सेकंडों की जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी और ट्रांसपोज कर दिया तो मिल गया 3 -7 -2 5। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का सारणिक कितना आया था आपका? 1, तो इसका तो हो गया 1/1 और गुणा में क्या हो गया? एडजॉइंट ए, यानी कि 3 -2 -7 5। आपको यही प्राप्त हो गया 3 -2 -7 और 5। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका ए इनवर्स ही हो गया, जो कि एडजॉइंट ए के बराबर ही प्राप्त हुआ। ठीक है। अब हमारी विधि क्या कहती है? x बराबर क्या आना चाहिए? x बराबर होना चाहिए a इनवर्स इंटू बी। हमने पीछे व्युत्पन्न किया है इसको। तो x बराबर a इनवर्स b, तो यहाँ से x बराबर a इनवर्स की वैल्यू, 3 -2 -7 अवयव एंड 5, ये अवयव इसके अंदर है, a इनवर्स की जगह लिख दिया। b मैट्रिक्स क्या है? b मैट्रिक्स है अचर पदों का मैट्रिक्स, जो आपने शुरू में बनाया था। 4 और 5 इसके अवयव है स्तंभ में, तो आप कहेंगे 4 और 5 स्तंभ मैट्रिक्स। बच्चे गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। पहली पंक्ति को स्तंभ से किया, 3 को 4 से किया 12, -2 को 5 से किया -10। दूसरी पंक्ति को स्तंभ से किया, -7 को 4 से किया -28 और 5 को 5 से किया +25 इक्वल टू, देखो क्या आया? यहाँ पर मिला बच्चों को 2 और यहाँ पर मिला -3। बच्चे कहेंगे x का मतलब स्तंभ मैट्रिक्स था और x और y से मतलब चर राशियों से बना। सामने जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 2 और -3 का स्तंभ मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ये बात इंप्लाइज करती है कि 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर तो होते हैं। तो x बराबर 2 तथा y बराबर क्या प्राप्त हुआ? -3। ये आपके आंसर हो गए। तो x और y के अद्वितीय हल आपने प्राप्त कर ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ए लिखते हैं। ए चर राशियों के गुणांकों से x का गुणांक 2, y का गुणांक -1 पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3, y का गुणांक 4। x चर राशियां, स्तंभ मैट्रिक्स। b स्तंभ मैट्रिक्स अचर पदों से बना हुआ -2 और 3। सबसे पहले ए का सारणिक 2 को 4 से किया, 2 गुणा 4 -3 गुणा -1 कितना प्राप्त हुआ, ये 8 हो गया। ये आपका प्लस हो गया 3 = 11, नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स का अस्तित्व है, अद्वितीय रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, बात करते हैं कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर। पीछे सीखा था, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ए में सह खंडों से बना मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। प्रत्येक अवयव की जगह उसका सह खंड लिखते हैं। उपसारणिक निकाल लेंगे, जहाँ चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत होगी कर देंगे। देखिए 2 का सह खंड, आपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 4 मिला, तो 4 ही सह खंड हो गया, सम स्थिति है। -1 का सह खंड, उपसारणिक कितना बना, पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद 3 उपसारणिक बना, -3 चिन्ह परिवर्तित करके क्या बना, सह खंड। विषम स्थिति थी इसलिए चिन्ह परिवर्तित कर दिया। 3 की विषम स्थिति है। देखिए आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, -1 आपको उपसारणिक मिला, चिन्ह परिवर्तित करके 1 लिख दिया, सह खंड बन गया। 4 की सम स्थिति है, जितना उपसारणिक उतना सह खंड, पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद 2 मिला, ये 2 लिख दिया, ट्रांसपोज किया, 4 - 3 1 और 2 आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से एडजॉइंट ए निकाल लिया। ए इनवर्स की बात करूं, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू कितनी आएगी 1/11, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है 4 1 -3 2। क्या करना है, करना यह है कि अब हमें निकालना है आपका x की वैल्यू होती है a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1/11 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 1 -3 2। इस तरह से मल्टीप्लाई में बी, और बी का मतलब स्तंभ मैट्रिक्स, -2 और 3 इसके अवयव हैं। ठीक है, x बराबर क्या प्राप्त होता है देखिएगा, 1/11 बाहर है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणन करवा देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 को -2 से किया -8, 1 को 3 से किया +3, फिर आपने -3 को -2 से किया 6, 2 को 3 से किया आपका +6। तो इस तरह से ये 1/11 और अंदर में बन गया -8 और 3 कैलकुलेट होके कितना बन गया आपका -5, और ये 6 और 6 कितने बन गए 12। आगे जाके स्तंभ मैट्रिक्स में हो गया -5/11 पहला अवयव, और यहाँ पर हो गया 12/11। तो बच्चों ने कहा कि x की वैल्यू कितनी है, इम्प्लाइज दैट, अब देखेंगे x की वैल्यू है x और y से बना स्तंभ मैट्रिक्स, बराबर एक स्तंभ मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ उसमें है -5/11 और 12/11। इम्प्लाइज दैट, संगत अवयवों के बराबर होने के नियम से हमने कह दिया -5/11 x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी 12/11। अद्वितीय रूप से आपने हल ये प्राप्त कर लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए देखिए कितना होगा, 4 -3 3 -5। x चर राशियों से बना मैट्रिक्स, x और y का स्तंभ मैट्रिक्स, b अचर पदों का मैट्रिक्स 3 और 7। ये हो गया। ए का सारणिक निकालेंगे। ए का सारणिक 4 × -5 -3 × -3 3 × -3 इक्वल टू, ये बना आपका -20 और ये बना आपका माइनस का 9, तो ये प्लस का 9 हो गया, आपको माइनस का 11 आपको मिल गया जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सह खंडों का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। सह खंडों का मैट्रिक्स देखिए 4 का सह खंड लिखते हैं, 4 के स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने से -5 मिला, -5 ही क्या हो गया, सह खंड हो गया। -3 का सह खंड निकलने के लिए उपसारणिक देखिए, पंक्ति स्तंभ को छोड़ा तो 3 बना और चिन्ह परिवर्तित करके -3 सह खंड हो गया। यहाँ पर देखिएगा 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से -3 उपसारणिक बना और चिन्ह परिवर्तित करके क्या लिख दिया 3, ये हो गया सह खंड। आगे देखिए -5 का पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 4 उपसारणिक बना और 4 ही क्या हो गया, सह खंड।
ठीक है, ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो -5, -3, 3 और 4, इस तरह से आपका ये आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/-11, आपने पहले ही मान निकाल रखा था, और एडजॉइंट ए कितना है -5, 3, -3, 4। देखिए x इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू आपकी है 1/-11, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मैट्रिक्स -5, 3, -3, 4, और स्तंभ मैट्रिक्स जो आपने निकाला था वो कितना है देख लेते हैं। ऊपर 3 और 7 से बना हुआ, ठीक है, 3 और 7 से बना हुआ। x की वैल्यू आगे इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू देखिए, आप चाहें तो माइनस को अंदर गुणा कर दें तो 1/11 बाहर रख लें, और ये हो जाएगा 5 -3, 3 -4, और ये 3 और 7 स्तंभ मैट्रिक्स। 1/11 बाहर में रह जाएगा, गुणन करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहली पंक्ति को स्तंभ से किया, 5 को 3 से किया 15, -3 को 7 से किया -21। यहाँ पर देखिए 3 को 3 से किया बच्चों ने 9 मिला, और -4 को 7 से किया तो -28, ये आपको मिला। 1/11 अंदर देखिए स्तंभ मैट्रिक्स में वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, ये आपकी -6 बन गई, और ये आपकी कितनी बन गई -19, -6 और -19 आपको ये प्राप्त हुई। ठीक है, x की वैल्यू रखें तो x और y से बना स्तंभ मैट्रिक्स बराबर 11 को अंदर डिवाइड कर दें तो आपका बन जाएगा -6/11 और -19/11। आप देखेंगे इम्प्लाइज करके संगत अवयवों के नियम से x इक्वल टू -6/11 और y इक्वल टू -19/11। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों। ए मैट्रिक्स कितना है 5, 2, 3 और 2। x इक्वल टू कितना आएगा x और y, ठीक है। b इक्वल टू कितना होगा 3 और 5, ये मैट्रिक्स बने, ठीक है। a के सारणिक का मान निकालते हैं। 5 को 2 से किया 10, -3 को 2 से किया 6, इक्वल टू आपका कितना हो गया 4, जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है। a जो है आपका क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करें, सहखंडों से बना मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। 5 का उपसारणिक 2, 2 ही हो गया सहखंड। 2 का उपसारणिक कितना बना 3 और -3 हो गया सहखंड। 3 का उपसारणिक बना पंक्ति स्तंभ छोड़ने से 2 और -2 हो गया आपका सहखंड। और 2 का आपका उपसारणिक बना स्तंभ और पंक्ति छोड़ने से 5 और 5 ही क्या हो गया सहखंड। ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो गया 2 आपका -3 और -2 और आपका 5, ये आ जाता है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इक्वल टू 1/a का सारणिक कितना है 4 और एडजॉइंट a की वैल्यू 2, -2, -3 और 5, ये हो जाती है बच्चों के पास। अब आगे बढ़े अपन तो x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू 1/4, 2, -2, -3, 5, और गुणा में क्या आया b, और b में क्या क्या अवयव है 3 और 5 स्तंभ मैट्रिक्स में, ठीक है। x की वैल्यू इम्प्लाइज दैट करके फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा। 1/4 बाहर में होगा, अंदर में 2 को 3 से करेंगे 6, -2 को 5 से करेंगे तो -10, और यहाँ पर -3 को 3 से करेंगे तो -9, और 5 को 5 से करेंगे +25। इस तरह से इक्वल टू 1/4 बाहर में रहेगा, 6 और -10 कैलकुलेट होके आपका -4 हो जाएगा, -9 और 25 कैलकुलेट होके आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का 4 का भाग देंगे तो ये तो -1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x और y स्तंभ जो मैट्रिक्स है आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और 4 से बने स्तंभ मैट्रिक्स के बराबर। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 हो जाएगा, y इक्वल टू 4। अद्वितीय रूप से आपने ये हल प्राप्त कर लिए।
तो बच्चों देखो, आपने आज 2 चरों वाली जो आपका रेखाएं थी उनसे बने समीकरण निकाय को आपने इस तरह से हल करना सीखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।